हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज हम देखेंगे रेगुलेशंस नंबर 131, दैट इज वर्किंग इन हाइट्स। वर्किंग इन हाइट्स मतलब कितने ऊंचाई पे आप काम करेंगे या फिर कितने ऊंचाई पे आप काम नहीं करेंगे, इसकी प्रावधान रखी गई है रेगुलेशंस 131 में। ओके, वर्किंग इन हाइट्स। एक बात आप और नोटिस करना कि वर्किंग इन हाइट किसी भी सेंटेंस में अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट ऐसे दो वर्ड यूज नहीं किए गए हैं या फिर मेंटेन नहीं किया गया है, तो बेसिकली आप इसे अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट दोनों मान के चलना होगा। ओके, अगर स्पेशली लिखा हुआ रहता जैसे कि वर्किंग इन हाइट इन ओपन कास्ट माइंस और अंडरग्राउंड माइंस, या फिर इसी के सेंटेंस में, इसी के रेगुलेशंस के सेंटेंस में इन ओपन कास्ट माइंस वर्किंग ऑफ हाइट दिस दैट लिखा होता तो आप ओपन कास्ट को समझते। बट किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी सेंटेंस में ये मेंटेन नहीं किया हुआ है कि अंडरग्राउंड है या फिर ओपन कास्ट है, तो बेसिकली आपको दोनों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ना है। ओके, तो वर्किंग इन हाइट रेगुलेशंस क्या कहता है? पहला पॉइंट इसमें है, डाटा जो है वो है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर है, और एक डाटा है 1.8 मीटर। ये दोनों डाटा में आप लोग कंफ्यूज होइएगा। 1.5 मीटर, 1.8 मीटर, ये दोनों डाटा में आप लोग कंफ्यूज होइएगा, इसलिए पूरी कंसंट्रेट के साथ आप लोग यहाँ पे देखिए। ये 1.5 मीटर क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी वर्किंग प्लेस या कोई भी रास्ता या गैलरी या कुछ भी हो, आने जाने का ट्रैवलिंग रास्ता हो या फिर वर्किंग प्लेस हो, या किसी भी जगह पे अगर आपकी चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई 1.5 मीटर से लेस है, इससे लेस है, तो आप ऐसे जगह का उपयोग नहीं करेंगे और ना ही ऐसे जगह पे आप वर्किंग करेंगे। ये पहला पॉइंट, ठीक। और ये 1.8 मीटर क्या कहता है? ये कहता है अगर किसी भी हाइट में 1.8 मीटर से गिरने की संभावना होती है, किसी मैन पावर को या किसी वर्कर को, तो ऐसे हाइट में आप की सावधानियां क्या क्या रहेगी उसके बारे में बताया गया है। या फिर आप सीधी बात समझ लीजिए, 1.8 मीटर से अगर ज्यादा हाइट है तो आपको वर्किंग नहीं करनी है। ओके, बस कुछ डाटा है। अगर 1.8 मीटर से किसी की हाइट या ऐसी वर्किंग है, सपोज दैट पोल में चढ़ना है, आपको पोल में चढ़ना है, और पोल की हाइट आप लोग जान ही रहे हैं 12 मीटर, 12 फीट, 10 फीट की पोल होती है। तो वैसे हाइट में आपको क्या करना है? 1.8 मीटर तो ये बता रहा है कि आपको काम नहीं करना है। बट इसी में एक और पॉइंट रखा गया है कि अगर हाइट है तो आपको सेफ्टी को लेके हुए वर्किंग करना है। इसमें आपका क्या सेफ्टी आएगा? अगर हाइट में काम कर रहे हैं तो आप सीट बेल्ट, हाइट में काम कर रहे हैं तो आप बेल्ट लगा के यूज कीजिए, हेलमेट लगा के यूज कीजिए, और खंबे के लिए एक स्पेशल शूज आता है, वो पहन के आप खंबे को चढ़िए। उसके बावजूद भी अगर गिरने की संभावना है तो आप यहाँ पे नेट लगाइए, सरफेस पे नेट लगाइए, जाली लगाइए। इन द केस अगर गिर भी जाएगा तो ये जाली उसको बचा लेगा। ऐसा है, ठीक। और कुछ डाटा है नहीं। इसके बाद
रेगुलेशंस 132 है, वो भी देख लेंगे। उसमें बस स्टेप यानी कि सीढ़ी के बारे में बात रखी गई है। ये स्टेप कितनी की होनी चाहिए, क्या इसकी लेंथ है, कितनी हाइट होनी चाहिए, इसके बारे में रखी गई है। फिलहाल एक को अभी वर्किंग हाइट को कंप्लीट करते हैं। ओके, दरअसल एक बात आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं, अगर आप एजुकेशंस किसी भी फील्ड में हैं या किसी भी फील्ड में आप एजुकेशंस ले रहे हैं और आपका मोटिव सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए एजुकेशंस है, तो ये फिर आप सक्सेस नहीं कहलाएंगे। अगर एजुकेशंस को आपने मोटिव बनाया है ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब, तो आप ये सक्सेसफुल नहीं कहलाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे पब्लिक्स ऐसे भी हैं कि हायर एजुकेशंस लेने के बावजूद भी वो बड़े बड़े बिजनेसमैन में सम्मिलित हैं। बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस चल रही है। बीटेक होल्डर, एक बीटेक होल्डर बंदा कॉर्पोरेट की जॉब छोड़ के यानी कि प्राइवेट की जॉब छोड़ के खेती बाड़ी कर रहा है। वो आज उसकी टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ है। हमारे पास में ही चंदन क्यारी एक गांव है बोकारो से आगे, बीटेक किया हुआ बंदा है वो, और एनिमल हस्बेंड्री कर रहा है। मोर देन 5 CR की आज उसकी प्रॉपर्टी है। तो कहने का मतलब यह है कि आप एजुकेशंस को एजुकेशंस के नज़रिए से लीजिए, ना कि गवर्नमेंट जॉब को देखते हुए। एक कहावत है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप में ज्ञान है तो ऑटोमेटिक आप किसी अच्छे स्थान पे होंगे, और आपने रटा रटाया चीज देखा है, और इन द केस आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पाती है, तो फिर आप समझ लीजिए। तो एजुकेशंस को आप एजुकेशंस के नज़रिए से गेन कीजिए, पढ़िए लिखिए, बट कभी ये मोटिव नहीं रखिएगा कि गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशंस के लिए या फिर गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए हम लोग एजुकेशंस को गेन कर रहे हैं। ओके, एक शिक्षित परिवार उस बेवकूफ परिवार से बढ़िया है जिनकी इनकम 1 लाख के आसपास पर मंथ में है। और ऐसा मैंने देखा भी है, इनफैक्ट हमारी कॉलोनी में भी, इनफैक्ट हमारे गांव में भी है ऐसे लोग जिनकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है, छोटी फैमिली है, बट फिर भी वो कर्ज में डूबे हुए हैं। बोनस आती है महीने की, 3-3 महीने बोनस आती है, क्वार्टरली बोनस आती है, दुर्गा पूजा की महा बोनस आती है, फिर भी कर्ज से उभर नहीं पाते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? आपने मंजिल को पा लिया, बट वो एजुकेशन, वो पर्सनालिटी आपने बना के नहीं रखा। और वही दूसरी ओर देखेंगे, एक बंदा 10,000 या 15,000 भी मंथली कमा रहे हैं, तो एक बहुत वेल डेवलप जिंदगी को वो जी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और वो बंदा कर्ज में डूबा हुआ है, ये बंदा फ्री माइंड में है। तो एजुकेशन मेजर रोल करता है। और वो कहावत आपने सुनी होगी, जिसने शिक्षा का दूध पिया है, जिसने शिक्षा का दूध पिया है
वो किसी भी फील्ड में दहाड़ेगा ही दहाड़ेगा। शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो दहाड़ती है। ओके, एक्चुअली बात ऐसा है कि मैं कॉर्पोरेट कंपनी को इंटरव्यू के लिए गया था साइट पे। बहुत सारे साइट इंचार्ज होते हैं कि बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियों में साइट इंचार्ज होते हैं। अगर आपकी क्वालिटी क्वांटिटीज़ है तो साइट इंचार्ज की इतनी पावर है कि आपको जॉब पे रख लिया जाएगा। ओके, बट आप में क्वालिटी और क्वांटिटीज़ होने के बावजूद भी कुछ साइट इंचार्ज ऐसे होते हैं विदाउट वेल डेवलप एजुकेशंस वाले साइट इंचार्ज बना दिया जाता है उसे, तो वो डेफिनेटली आपको जॉब पे नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि साइट इंचार्ज का क्या पावर होता है, साइट इंचार्ज चाहे तो क्या कर सकता है। वो बस किसी की पैरवी या फिर बिना मेहनत वाले बंदे होते हैं, बिना एजुकेशंस वाले बंदे होते हैं। उन्हें एजुकेशंस नहीं, सोर्स और पैरवी से जो आगे वो बढ़ के आते हैं, नेपोटिज्म जिसे हम लोग कहते हैं, नेपोटिज्म प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए वो ऐसी बात करते हैं। मैंने बताया सर डेफिनेटली आप साइट इंचार्ज है एंड दिस इज माय गुडनेस फॉर यू आर इन द प्लेस ऑफ माय बर्थ होम टाउन प्लेस, बट रिमेंबर इट सर कि साइट इंचार्ज की पावर होती है सर कि आपकी रिज्यूम लेके वो यहाँ से कंपनी को फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड करने के बाद कंपनी इंटरव्यू लेगा, इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा तो फिर आप ही के ही साइट पे वो नियुक्त पाएगा, वैकेंसी में पाएगा। बट उनके पास एजुकेशंस नहीं था। मैंने बताया ऐसे बोले ऐसे नहीं होता है, आप जाइए कंपनी से बात कीजिए, कंपनी के फेवरेबल कंडीशंस में होगी तो आपको रखेगी। मैंने बोला सर ये कैसी बात कर रहे हो आप। तो इसी के बीच में कहने का मतलब है कि एजुकेशंस होना बहुत अनिवार्य है सभी के लिए। ओके, चलिए अब रेगुलेशंस में देखते हैं। जरा मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो रेगुलेशंस नंबर 130 हो गया था। 131 वर्किंग एट हाइट, नो पर्सन शॉल बी वर्क और ट्रेवल ऑन एनी ledge or footpath less than 1.5 meter wide from where he is likely fall down 1.8 meter unless the protective guard rails, fence, safety belt and rope suitable for the superior strong prevent। बोला था ना, कोई भी पर्सन ऐसे सीढ़ी, लेज मतलब क्या होता है, सीढ़ी, ये स्टेप को भी स्टेप इसको बोलते हैं, ये सीढ़ी, और जो सीधा वाला सीढ़ी रहता है लकड़ी की बनी हुई रहती है उसको लेज बोलते हैं। ठीक है, तो कहता है अगर कोई भी प्लेस, वर्किंग प्लेस 1.5 मीटर से कम चौड़ा हो या फिर 1.8 मीटर की हाइट में वर्किंग कर रही हो तो आपको प्रिकॉशंस लेनी है, और इसमें अगर कम चौड़ा तो आपको वर्किंग नहीं करनी है। प्रिकॉशंस क्या लेनी है? गार्ड रेल्स लेनी है। गार्ड रेल्स मतलब ऊपर सपोज दैट ये आपका सीढ़ी है तो इसी में गार्ड रेल्स लगी रहती है। आप अगर एमओ ट्रेन्स चढ़े होंगे तो उसमें देखिएगा सपोर्ट के लिए, पकड़ने के लिए वो जो रेल्स होती है, रेल्स के अंदर जो लगी हुई रहती है हैंडल, उसी को गार्ड रेल्स माइंस में कहा गया है। इसके बाद फेंस, चारों तरफ फेंसिंग की, अगर हाइट में काम कर रहे हैं तो फेंसिंग कीजिए ताकि बंदा गिरे तो बच सके। ठीक है, और फेंसिंग करने से भी एक प्रकार का ये भी सपोर्ट मिलता है कि आपकी जो लेज होती है, लेज सीढ़ी जो होती है वो खिसकती नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद सेफ्टी बेल्ट का उपयोग करेंगे, कमर पे लगी रहती है और बाजू से भी लगी रहती है। उसके बाद एक रस्सी को भी बांध के आप ऊपर में वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है व्हेन प्लांट मशीनरीज वर्कशॉप और एनी अदर सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स अंडर कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशंस
and persons allowed to work height properly, walkable stands and loader handrails, guard or stage and platform fencing the provided about dangerous risk person from falling on. ठीक है, कह रहा when a plant machinery workshop or any other structures under the constructions, अगर कोई भी चीज जैसे प्लांट हो गया, कंस्ट्रक्शंस हो गया, या फिर वर्कशॉप हो गया, किसी अंडर कंस्ट्रक्शंस में है, मतलब पूरी तरह बनी नहीं है, बन रही है, तो वैसे चीज में आपको क्या करना है, पर्सन अलाउड टू वर्क एट हाइट, उस कंडीशन में पर्सन हाइट पे अलाउ किया जा सकता है कि जाइए आप काम कर सकते हैं, बट प्रॉपर वॉल्क वे होना चाहिए, स्ट्रेयर होना चाहिए, लेडर वे होना चाहिए एंड हैंडरेल्स, गार्ड और स्टेज एंड प्लेटफॉर्म एंड फेंसिंग भी होनी चाहिए। मतलब पूरी की पूरी आप मान लो कि अवॉइड करनी है डेंजर ऑफ रिस्क को। ठीक है, अगर हाइट पे कोई अंडर कंस्ट्रक्शन है, अगर हाइट पे आपको काम करना है तो आपके पास वॉल्केबल वे होना चाहिए, मतलब हम उस पर चल सके आराम से, एक आने के लिए एक जाने के लिए, दो आदमी प्रॉपर चल सके। वॉल्केबल लगेज होना चाहिए, सीढ़ी होना चाहिए, प्लेटफॉर्म बनी हुई होनी चाहिए, फेंसिंग होनी चाहिए, यही सब। ठीक है, इसके बाद एवरी पर्सन परमिटेड टू वर्क एट हाइट शॉल बी प्रोवाइडेड ए सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट है तभी आपको हाइट में काम करने के लिए दिया जाएगा। The type of standard suitable or natures of the work performed by him approved by chief inspector। ठीक है, और जो भी कंडीशंस और स्टैंडर्ड सुटेबल नेचर्स ऑफ वर्क है वो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा ही अप्रूव किया जाएगा। व्हेन इट्स रिक्वायर्ड टू वर्क हाइट इन्वॉल्विंग डेंजर और रिस्क फेलिंग स्टेज ऑन वर्किंग प्लेटफॉर्म एडिक्वेट सुटेबल डेंसिंग एंड स्ट्रेंथ आल्सो बी प्रोवाइडेड। ओके, स्टेज और प्लेटफॉर्म बना होना चाहिए अगर हाइट आपकी ज्यादा है तो। पांचवा पॉइंट कहता था स्टेज ऑफ वर्किंग प्लेटफॉर्म रेफरेंस रेगुलेशन फॉर ऑल बी अप्रोच वे टू प्लेटफॉर्म पर्संस। एक ही बात को रिपीट कर दिया है, प्लेटफॉर्म लगाइए, स्टेज लगाइए, नेट लगाइए, सेफ्टी लीजिए, एक ही बात को रिपीट कर दिया। पढ़ने से भी क्या मतलब करता है, सेफ्टी नेट, देखो मैंने बताया था सेफ्टी नेट, वही बात फिर से रिपीट कर दिया कि अगर एडिक्वेट स्ट्रेंथ या डिजाइन ऑल्सो प्रोवाइड। ठीक है, इसमें और कुछ बताने लायक है नहीं। 7th पॉइंट में कहता है कोड ऑफ प्रैक्टिस। कोड ऑफ प्रैक्टिस जो भी वर्किंग हाइट या पोल या फिर ऐसे जगहों पे जहाँ इलेक्ट्रिकल का यूज होगा, कोड ऑफ प्रैक्टिस उस समय कौन कौन बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैनेजर। ठीक है, दोनों मिलके, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सब चीज कोड ऑफ प्रैक्टिस करेंगे, मैनेजर उसको रीड करेंगे, अगर किसी चीज में पॉइंट ऑफ डाउट लगा तो उसको चेंज करके ओके करके मैनेजर पारित करेंगे। ओके, और कुछ है नहीं। 8वां पॉइंट, नो अनट्रेंड एंड इनएक्सपीरियंस पर्सन कॉन्ट्रैक्टर्स विल बी एंगेज्ड फॉर एग्जीक्यूशंस ऑफ सच वर्क इन्वॉल्व वर्किंग इन हाइट। कोई भी नए बंदे या नए कॉन्ट्रैक्टर को काम नहीं दिया जाएगा अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है हाइट पे काम करने का। ठीक, उसके बाद 9 पॉइंट, ए सिस्टम ऑफ चेकलिस्ट इज इशू वर्क परमिट शॉल बी मेंटेन एजेंट एंड मैनेजर सच वर्किंग इन्वॉल्विंग वर्किंग एट हाइट एंड डिजीज एसोसिएटेड विद देयर अंडरटेकन्स। आपके पास चेकलिस्ट होना चाहिए, परमिशंस होना चाहिए, किन के पास जो काम करेंगे, कौन, कॉन्ट्रैक्टर, वेंडर। अगर वर्किंग ऑफ हाइट में आपकी टेंडर्स हुई है तो आपके पास सारा चीज परमिशंस होना चाहिए। तो रेगुलेशंस यही समाप्त करती है। 2 पॉइंट आप हमेशा याद रखिए, 1.5 मीटर, 1.8 मीटर, ये पास वे और बाईपास डायमेंशन में भी ये दोनों मिलती है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। जनरल प्रिकॉशंस में कुछ ज्यादा है नहीं, इसमें भी कहानी है, इसमें बस एक डाटा अच्छी है, इसमें बताता हूँ। पहले मैं बैटरी चेक कर लेता हूँ क्योंकि बैटरी हमारी डाउन थी। रेगुलेशंस 132 जनरल प्रिकॉशन, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। CMR कोल माइंस रेगुलेशंस 132 जनरल प्रिकॉशन, जनरल प्रिकॉशन। ओके,
इसमें क्या कहता है कि पहला पॉइंट, नो पर्सन शॉल बी कट और रिमूव फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ द एनी प्लेस अनलेस ही ऑथराइज हिज ऑथराइज वर्किंग प्लेस। कोई भी बंदा किसी भी कोयला को कट और रिमूव नहीं करेगा जब तक कि किसी की परमिशंस नहीं आ जाए या फिर कोई ऑथराइज पर्सन्स ना आ जाए। ओके, एवरी पर्सन शॉल केयरफुली एग्जामिन हिज वर्किंग बिफोर द कमेंसिंग वर्क एंड आल्सो इंटरवल ड्यूरिंग द शिफ्ट एंड इफ एनी डेंजरस कंडीशंस ऑब्जर्व कॉल फ्रॉम द प्लेस एंड स्टेप्स। बस मैंने इससे पहले भी आपको रेगुलेशंस 130 में बताया था एविडेंस ऑफ डेंजर में कि अगर किसी भी प्रकार के किसी भी कंडीशंस में आपको फेवरेबल नहीं लगे, वहां काम करने में डेंजरस जोन लगे किसी भी प्लेस में, तो आप अपने सुपीरियर को खबर करेंगे, सुपीरियर अपने सीनियर को खबर करेगा, सीनियर अपने मैनेजर को खबर करेगा, सुपीरियर अगर कंपीटिटर पर्सन है तो उनके कंपीटिटर पर्सन अपने मैनेजर को खबर करेगा, मैनेजर सारा एग्जामिन करके ओके करके फेंसिंग करके देन आफ्टर सब चीज हो गया तो वर्किंग फिर से स्टार्ट करेगा। ये प्रॉपर तरीका है और ऐसा सभी बंदे को करना, सभी स्टाफ को, सभी वर्कर को भी। अगर डेंजर है तो अपने सीनियर को जरूर खबर करें। ओके, इसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है वेयर सेवरल पर्सन्स आर वर्किंग टुगेदर एंड one of the in charge, the examination requires some regulation to shall be made in the persons in charge और several person working together and one of them in charge। और किसी भी जगह पे एक इंचार्ज जरूर सौंपा जाएगा फेवरेबल कंडीशंस में काम करने के लिए और सब चीज प्रिकॉशंस वो लेगा, देखिएगा डेंजर कहीं ना हो। देन आफ्टर एवरी पर्सन्स कटिंग कोल एंड every person operating coal machines or any other cutting loading machines in any place shall ensure that dimensions of the place do not exceed dimension specified on behalf of these regulations। ये पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोयल कटर मशीन्स या फिर सोवेल की बात नहीं हो रही, अंडरग्राउंड है तो LHD या HDL या कोयल कटिंग मशीन्स ऐसे वर्किंग करते हुए आगे बढ़ेंगे कि उस मशीन को एक स्पेसिफाई जगह मिल सके अप एंड डाउन होने के लिए, उसको कटिंग करने के लिए, लोडिंग करने के लिए, ये सब जगह होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट कहता है नो पर्सन शॉल बी कैरी और परमिटेड टू कैरी ए लोड अलोंग द रोड फुटपाथ हैविंग इंक्लिनेशन 30 डिग्री और मोर देन हॉरिजॉन्टल। ये पॉइंट, हाँ, अगर आपकी माइंस 30 डिग्री से ज्यादा इंक्लिनेशंस है तो आपको कोई भी लोड लेके नहीं चलना है, ऐसा रेगुलेशंस कहता है। अगर जबरदस्ती आपको बारूद धुलवा रहे हैं कोई भी, तो उस बारूद की जो वेट होती है वो 5 kg से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लस जो इंक्लिनेशन अगर 30 डिग्री है तो आपको वहां सरेंडर कर देना सर कि 30 डिग्री से ज्यादा इंक्लिनेशन है और बारूद भी 5 kg से ज्यादा है तो हम नहीं काम ये कर सकते हैं। ओके, और ऐसे काम सिर्फ कौन करते हैं? कॉम्पिटिटेंट पर्सन से करते हैं जो कि शॉर्ट फायरर रहेंगे या शॉर्ट फायरर के जितने भी असिस्ट होंगे वही करेंगे। ओके, बाकी अनऑथराइज पर्सन, ट्रेनर भी ये काम नहीं करेंगे। बारूद धोना या फिर डिटोनेटर धोना, ये सब बहुत सेंसिटिव केस होता है। थोड़ी सी हीट में डिटोनेटर ब्लास्ट हुआ तो फिर एक्सप्लोसिव भी ब्लास्ट होने की संभावना होता है। तो प्लीज अगर कोई बंदा ऐसे काम कर रहे हैं तो आप इसको अवॉइड कीजिए, अपने मैनेजर के पास रखिए कि सर ऐसे ऐसे बात है, हम लोग नहीं इस काम को नहीं करेंगे। ओके, बाकी ट्रेनिंग में आपको थोड़ी बहुत काम को करना भी होता है, सीखना भी होता है। जब तक काम करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। और किसी भी चीज को रेगुलरिटी नहीं बना के रखिएगा तो एक दिन है आएगा ही कि वो चीज खत्म हो जाएगा। जैसे कि अगर
हम अभी तैयारी में हैं और उसी चीज तैयारी को कंटिन्यूटी में नहीं रखेंगे, रेगुलेटरी में नहीं रखेंगे, तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीने के बाद डेफिनेटली वो सारा डाटा हम भूल जाएंगे। तो कहने का मतलब है, अगर आप वीडियो भी देख रहे हैं तो रेगुलेटरी के साथ देखिए। किसी भी डाउट हो तो रेगुलेशन सर्च कीजिए और अपनी डाउट को क्लियर कीजिए। ओके, देन आफ्टर इसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है इसमें दिया हुआ कि एवरी रोड और फुटपाथ अलोंग विच लोड आर कैरिड बाय ह्यूमन एजेंसी शोल कंपाइल विथ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। अगर आप लोड लेके चल रहे हैं तो कुछ पॉइंट रखी गई है। उस पॉइंट में पहला पॉइंट कहता है कि किसी भी ब्रीथ या किसी भी जगह पे 1 मीटर से कम चौड़ाई ब्रीथ ना हो। अगर लोड लेके आप स्टिफली इसमें चल रहे हैं तो 1 मीटर से कम चौड़ाई ना हो, ठीक है। इसके बाद एट एवरी प्लेस वेयर इंक्लिनेशन एग्जिट 15 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टली 15 डिग्री से ज्यादा इंक्लिनेशन रहा, 15 डिग्री आपका इंक्लिनेशन एग्जिट किया, तो ऐसे केस में क्या करना है, आपको लेडर बनाना है, यानी कि सीढ़ी बनाना है। ऐसे केस में स्टेप्स विल बी प्रोवाइडेड सच ए वर्टिकली हाइट ऑफ द स्टेप डज नॉट एक्सीड 0.18 मीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द एज टू बेक नॉट लेस देन 0.3 मीटर। अगर इंक्लिनेशन 15 डिग्री से ज्यादा एग्जिट किया तो आपको लेडर बनाना है, और ऐसे लेडर का हाइट जो होगा ये सीढ़ी का जो हाइट होगा वो कितना होना चाहिए, लेवल स्टेप्स will be provided vertically height of every does not exceed 0.18 मीटर। ये जो हाइट है 0.18 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। अब रहा ये हाइट, ये लेंथ, इसकी लेंथ क्या है, इसकी डायमेंशन दी है नॉट लेस देन 0.3 मीटर। यहां से यहां तक 0.3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 0.3 मीटर। ये डाटा हमेशा याद रखिए। यहाँ से दिस वन 0.3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और यहाँ से यहाँ की जो हाइट है 0.18 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, फिर से यहाँ लिख देता हूँ 0.3 मीटर। और कुछ है नहीं रेगुलेशंस में, बाकी नो inexperienced period shall be employed in the mine work where the other persons can be seriously endangered except under the supervision of guidance and an experienced person। लास्ट पॉइंट है कि कोई भी अनएक्सपीरियंस पर्सन को माइंस में नियुक्ति तब तक नहीं किया जाएगा, या फिर वर्किंग तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास एक एक्सपीरियंस बंदा ना हो, ठीक है। यानी कि आपको किसी एक्सपीरियंस के बंदे का ही उंगली पकड़ के माइंस में आपको काम करना है और सीखना भी है। ओके, एक पॉइंट इसमें अच्छा लगा, पॉइंट नंबर 8, कि कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस जैसे कि टूल्स हो गया, या फिर टूल्स की पार्ट्स हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गया, कुछ भी लकड़ी हो गई, अनवांटेड सब्सटेंस माइंस में ना तो छोड़ना है और ना शाफ्ट में या माउथ में कहीं भी रखना है। वैसे सब्सटेंस को सुटेबल जगह वर्कशॉप होता है, वर्कशॉप नहीं है तो रेस्ट शेल्टर होता है, उस जगह पे आप रखिए। ऐसे में डेंजर या एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है अगर कहीं भी इधर उधर आप रख दें तो। सपोज दैट ये आपकी शाफ्ट है, ठीक है, यहाँ से लैंडिंग हो रही है, ठीक, और ये प्लेटफॉर्म बना हुआ ऊपर का,
आपने क्या किया कि स्टिक ओवरमैन वाला स्टिक, या फिर आप शॉर्ट फायरर है तो शॉर्ट फायरर के लिए ठेसाने करने के लिए स्टिक दिया जाता है। तो स्टिक पिक्स या जो भी है आपने यहाँ प्लेटफॉर्म पे रख दिया, ठीक। इन द केस किसी कारण ये प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया और चलती केज में गिर गया तो हो सकता है ये एक्सीडेंट होने का चांसेस हो। तो यही चीज पॉइंट रखा गया है 8 पॉइंट में कि कोई भी अनवांटेड थिंग्स जैसे तैसे जहां तहां ना छोड़े। एक सुटेबल जगह सबके लिए बनी होती है तो वहां रखे, और जगह नहीं भी बनी है तो आप मैनेजर से विनती करके जगह को बनवाइए। ओके, तो ऑलमोस्ट रेगुलेशंस 132 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट रेगुलेशंस हमारा चैप्टर 11 आता है, प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजर फ्रॉम फायर, डस्ट एंड माइंस गैसेस, या फिर डस्ट गैसेस एंड वाटर। तो ये रेगुलेशन 130 से लेके 152 तक है। इस पे हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा ये। प्रिकॉशंस कैसे लेनी है अगर किसी माइंस में गैसेस आ गई, वाटर आ गया या फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग आ गई है, तो कैसे आप वर्किंग के साथ साथ प्रिकॉशंस लेंगे, ये इस चैप्टर में देखेंगे। अभी की चैप्टर्स यानी कि वर्किंग मेथड सारा कंप्लीट हुआ हम लोग का। 104 से लेके 132 तक माइंस वर्किंग सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग प्रिकॉशन की ओर बढ़ेंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए सर आपकी क्लास हमें अच्छी नहीं लग रही है, या फिर आप की बातें को हम नहीं समझ पाते हैं। प्लीज़ 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 इस पे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो चीज़ हमें नहीं आ रहा है वो, या फिर जो चीज़ हमें नहीं आती है उस पे हम अपना समय नहीं दें। हम वो समय की अपनी किसी और दूसरी स्किल में दे, तो प्लीज़ ये आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। कहते हैं ना कि जो चीज़ नहीं आती है वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमारे पिताजी शुरू से कहते हैं कि बेटा तुमको वो चीज़ नहीं आता है तो वो चीज़ नहीं करो, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। अब मेरे को क्रिकेट खेलना आता है नहीं, हमारी उम्र हो गई है वैकेंसी घर चलाने की, घर द्वार देखने की, घूमने फिरने की, मोर देन 27 एज हो रही है। ओके, अब 27 साल में मैं अगर क्रिकेट खेलने के लिए निकल जाऊं तो क्या मैं सचिन बन पाऊंगा? तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जो चीज़ नहीं हो सकता है उसको छोड़ देना ही बेटर है। प्रतिष्ठा में जान नहीं गंवाई है। मुगलों ने प्रतिष्ठा में जान गंवाया था, आज मुगल के वंशज नहीं है मुगल के वंशज। तो ये चीज आप देखिएगा। ओके, तो कहने का तात्पर्य या कहने का मतलब यही है कि अगर हमारी बात आपको समझ में नहीं आती है या फिर हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में बता दीजिएगा। हम क्लास नहीं लेंगे, हम अपना समय इस पे नहीं देंगे, हम अपना समय अपने लिए मेंटेन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।